हम लोग पढ़ रहे हैं भाई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए फोर्स एंड प्रेशर। तो मैं सबसे पहले अपनी हेडिंग डाल लेता हूँ, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें चूँकि ये चैप्टर से आपको पता चल रहा है कि हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाइए। ठीक है, फोर्स किसी भी चीज़ को खींचना, पुल, या उसको धकेलना, पुश, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, अ पुश और pull on an object is called force। ठीक है जी। अब देखिए, या तो आप किसी चीज़ को पुश करेंगे या आप किसी चीज़ को पुल करेंगे। ठीक है, अब इनके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि भाई मान लीजिए आप किसी को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप किसी को पकड़ के उठा रहे होंगे। ठीक है, उठा रहे मतलब आप पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं ना। ठीक है, खींच रहे हैं आप, या फिर आप किसी को धक्का दे रहे होंगे, मतलब पुश कर रहे होंगे। तो ये पुश और पुल है बेसिकली, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म देख लेते हैं। पहला हो गया आपका लिफ्टिंग, इसके अलावा स्ट्रेचिंग होता है खींचना। ठीक है, स्ट्रेच करते हैं अपने हाथ को, पैर को स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेचिंग भी एक तरह का पुश और पुल ही है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, स्ट्रेचिंग। इसके अलावा ट्विस्टिंग, मोड़ना, ट्विस्टिंग ये भी एक तरह का फोर्स लगाने पे ही होता है। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को अगर पकड़ के मोड़ेंगे, अगर मान लीजिए आपने कपड़ा लिया, धोते में आप कपड़ा मोड़ लेते हैं ना, तो जब कपड़ा तो उसमें फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक तरफ से उसको खींचेंगे, एक तरफ से धकेलेंगे उसको। ठीक है, तो ट्विस्टिंग भी इसका पार्ट हो गया। इसके अलावा आप जब किसी को दबाते हैं, प्रेसिंग, तो वो भी एक तरह का पुल ही है, वो भी एक तरह का पुश ही है, पुश ही है, क्योंकि आप दबा रहे हैं ना, धक्का दे रहे हैं उसको। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके सारे के सारे फॉर्म्स। ऑल्सो अ टाइप ऑफ पुश एंड पुल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब आपने देख लिया कि फोर्स के अलग अलग फॉर्म, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग समथिंग। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या ही है, पुश और पुल है, मतलब अल्टीमेटली एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, फोर्स जो है बेटा, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये है कि आपको ये पता रहेगा कि आपने कोई भी काम किया है तो उसको आपने कितनी ताकत से किया है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आपने किसी को हल्के से चाटा मार दिया, बहुत खींच के मार दिया आपने, तो मतलब हल्के से जब आपने मारा तो उसका मैग्नीट्यूड कम रहा होगा, और जब आपने बहुत ताकत से मारा तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, अच्छा जब आप चाटा मारेंगे किसी को या फिर आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, कहीं भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा, वो कभी भी डायरेक्शन लेस नहीं होगा, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है फोर्स का। ठीक है, किसी भी आप सिम्प्टम में उसको लगा रहे होंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा रहे होंगे उसको, ठीक है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा, तभी तो फोर्स आप अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, तो अब तक हमने पढ़ लिया है फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट, मतलब आप फोर्स को मेजर किस में करेंगे, किलो में करेंगे, लीटर में करेंगे, मिलीमीटर में, किस में करेंगे। तो सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। याद रखिएगा ये बात, बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये 9th एंट्रेंस का। न्यूटन को हम एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, आइजैक भी कहते हैं कुछ लोग, न्यूटन।
उन साइंटिस्ट के नाम पे इस फोर्स का एसआई यूनिट का नाम पड़ा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक, इतनी बात आपको याद रहे। कोई पूछे आपसे कि फोर्स का एसआई यूनिट बताइए, तो आप झट से बताइएगा न्यूटन, और न्यूटन को कैसे लिखेंगे आप? कैपिटल एन से लिखेंगे आप। ठीक है, अच्छा अब समझिए कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, कोई भी चीज़ अगर 1 किलोग्राम की है, कोई भार है कोई 1 किलोग्राम का, वो मूव कर जाए किस स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से। एक टेक्निकल बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। मान लीजिए कि ये है और इसका वेट है 1 kg। इसकी स्पीड अगर 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो इसका मतलब ये कि इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो 1 न्यूटन की लग रही होगी। आगे बात समझ में आपको? 1 न्यूटन का मतलब समझ में आया? 1 न्यूटन का मतलब ये होता है कि अगर 1 किलोग्राम को मूव कराया आपने 1 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको 1 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर फोर्स के अंदर कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस आप देखिए। केस नंबर 1 मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जितना आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ सकते हैं उतना ही कंटेंट आपको मिल रहा है, शायद ज़्यादा ही हो। ठीक है, ओके। देखिए होता क्या है, ये केस नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ। टू फोर्सेस अप्लाइड, हाँ मेरी राइटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। टू फोर्सेस अप्लाइड to an object in, बहुत ध्यान से, in same direction, फिर क्या होगा भैया? sum of two forces, फिर क्या होगा? sum of two forces। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। देखिए मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, इस पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, 2 फोर्सेस, ये है आपका फोर्स 1 और ये है आपका फोर्स 2। तो फोर्स 1 को आप लिखेंगे F1 और फोर्स 2 को आप लिखेंगे F2। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो क्या होगा? दोनों फोर्सेस सम हो जाएंगी, दोनों फोर्सेस जो है वो प्लस हो जाएंगी। मतलब मान लीजिए ये 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था F1 और 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था F2, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। भाई 5 न्यूटन लगा रहा है F1, 5 न्यूटन लगा रहा है F2, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है दोनों का। ठीक है, तो फोर्सेस जो है वो सम हो जाती हैं, मतलब ऐड हो जाती हैं। ये है आपका केस 1, इस पे आपको अड़े रहना है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग पेज पलट लेते हैं, नेक्स्ट पेज। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, इतना मुश्किल नहीं है क्लास इंस्टेंस। ठीक है, देखिए केस नंबर 2 की बात करते हैं अब। ठीक है देखिए केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में ये होगा कि टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट in opposite direction। ठीक है, तब क्या होगा? differences of two forces, differences of two forces। अब समझिए इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने फिर से इस पर 2 फोर्स अप्लाई कराई। ठीक है, 2 फोर्सेस पे अटैक कर रही हैं, 2 फोर्सेस पे लग रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर से लग रही है और एक इधर से लग रही है। ये है, मान लीजिए F1 नाम है इसका और इसका नाम है F2, फोर्स 1, इसका नाम है फोर्स 2। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, मतलब डिफरेंसेस ऑफ टू फोर्सेस। मान लीजिए ये है आपका 5 न्यूटन का फोर्स और ये है आपका 5 न्यूटन का फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रही है फिजिक्स के हिसाब से वो 0 है, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस आएगा।
अच्छा, अब मानिए कि F1 जो है वो 10 है, F1 जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स है और F2 जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो 5 न्यूटन वाला इस 10 न्यूटन से माइनस होगा, तो मतलब ये है कि इस पर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक, ओके। केस नंबर 3 देखते हैं। भैया आसान है बहुत ज़्यादा, ये कोई इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस पर, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान है। फिजिक्स होती क्या है क्लास 9th की, ओके। देखिए तीसरा केस ये है, टू forces applied to an object equal magnitude, ठीक है। देन क्या होगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, या हम इसको बोलते हैं निल हो जाएगा फोर्स। अब समझिए इसको डायग्राम से क्या होगा। देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स की ताकत को कहा जाता है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो था मैग्नीट्यूड कितना था, मैंने एक बार बताया कि F1 मान लीजिए 5 न्यूटन का है, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और यहाँ पे 5 न्यूटन, तो दोनों जो है वो एक दूसरे का डिफरेंस होगा। मतलब डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस कर देना, दोनों 5 में से 5 आपने माइनस कर दिया, क्या बचा 0, मतलब इस पर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ के हो जाए 10 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड हो जाए 5 न्यूटन, तो इनका डिफरेंस फिर कितना निकलेगा, 5 न्यूटन निकलेगा, ठीक है। मतलब फिर इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 5 न्यूटन का। डन, ओके। अब आ जाइए तीसरा केस और लास्ट केस, बहुत ध्यान सुनिएगा। दो फोर्सेस फिर से अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस फिर से लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन भाई आपने दो फोर्सेस लगाई, मान लीजिए एक इधर फोर्स आपने लगा दिया और एक इधर फोर्स आपने लगा दिया, ठीक है। इसको आपने नाम दिया F1, इसको आपने नाम दिया F2, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 के है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ये भी 5 न्यूटन मान लेते हैं, ये भी 5 न्यूटन है और ये भी कितना है 5 न्यूटन है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा कि इस वाली फोर्स से ये वाली फोर्स भी कैंसिल हो जाएगी और इस पे ज़ीरो फोर्स होगी, मतलब निल फोर्स होगी इसके ऊपर। आई होप कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ रही होगी। इस पे भी कोई फिजिक्स के हिसाब से इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। हालांकि अगर आप बीच में खड़े हो, एक बंदा आपको यहाँ से खींच रहा हो, एक बंदा यहाँ से खींच रहा हो, तो आपकी तो जान निकल जाएगी। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ख़त्म हो गई बात। आई होप कि आपको 3 केसेस पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के असर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, 100% करके आएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए फोर्स क्या क्या कर सकती है, आपको पता है कि पहले से क्या क्या कर सकती है फोर्स। मैं अगर बताऊं कि फोर्स जो है किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला सकती है। मान लीजिए गाड़ी खड़ी हुई है, आपने पीछे जाके धक्का लगा दिया, चल पड़ेगी ना आगे। अगर कार के अंदर कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है, कुछ गियर में नहीं है, वो गाड़ी खड़ी हुई है, मान लीजिए साइकिल खड़ी हुई है, आपने उसको पकड़ के ऐसे धक्का दे दिया, तो चलेगी ना आगे। मतलब ये कि फोर्स जो है किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पे कैन मूव, फोर्स कैन मूव आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भैया कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि घटिया पढ़ा रहे हैं या सस्ता पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो कॉपी पेन है, तो उसी से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगला सुनिएगा, देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स दूसरा क्या हो सकता है। सोचिए भैया, अगर ये किसी रुकी हुई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है फोर्स, तो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी तो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है फोर्स, भाई फोर्स बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट को OBJ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ओके मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप चलते हुए जा रहे हैं, आप तो पहले से मोशन में हैं, ठीक है, आप पहले से मोशन में हैं, ठीक है, आप मूव कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है, और किसी दोस्त ने पीछे से आकर आपको धक्का दे दिया, आप चल रहे थे, रुके हुए नहीं थे, आप चल रहे थे, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप जो है आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये कि फोर्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज कर सकता है। डन। ओके कोई बड़ी बातें नहीं है भैया, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए बस। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी चलते हुए चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। भाई क्रिकेट तो खेलते होंगे ना आप, कभी ना कभी तो खेला क्रिकेट, फुटबॉल कुछ तो खेला होगा। मान लीजिए आपकी तरफ बॉल आ रही है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया, उस बॉल पे अपने बैट से फोर्स लगा दिया, तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया? हाँ, पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, अब वो आपकी तरफ नहीं आ रही, कहीं और जा रही है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अगला देखिए और क्या कर सकता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई टिन होता है, ठीक है, जिसमें ऑयल आता है, बॉक्स होता है टिन का बना हुआ, ठीक है, आपने उस पर 20 किलो का वज़न डाल दिया, ऊपर से फेंक के मार दिया उसको, ठीक है, तो क्या वो पिचक जाएगा? मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? उसका साइज़ चेंज होगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। स्पॉन्ज आपने लिया, स्पॉन्ज और आपने ऐसे करके दबा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसका साइज़ चेंज होगा। तो वो कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया, बड़ा आसान सा है ये, ठीक है। अच्छा अब ज़रा थर्ड वाले पे और फोर्थ वाले पे ज़रा खास गौर करिएगा कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर रही है या किसी का डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेट में होता है, रुकी हुई स्टेट में होगा या चलती हुई स्टेट में होगा, ठीक है, लेकिन फोर्स उसको भी चेंज कर सकता है। अगर रुकी हुई चीज़ उसको चला सकता है, चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, ठीक है। मोशन उसका चेंज कर सकता, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। कोई भी अगर उसका स्टेट होगा मोशन का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई चीज़ आराम से चल रही है, मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रही है, 20 की स्पीड चल रही है, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया तो उसकी स्पीड तो बढ़ गई ना, 40-50 हो गई होगी, चाहे जाके कहीं भी गिरे बंदा वो, ठीक, लेकिन हुआ ना ऐसा। उसके अलावा कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था इसके अंदर। कोई परेशानी? अच्छा इसके अंदर एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, इसका एग्जांपल है स्प्रिंग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है, कि फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग को आपने दबा दिया, फोर्स लगाया ना आपने तो उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या हो गया? उसका शेप चेंज हो गया और उसका साइज चेंज हो गया, ठीक है जी। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमको पढ़ना है कि फोर्स कितने तरह की होती हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पे फोर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कांटेक्ट में आने के बाद काम करती हैं, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कांटेक्ट में बगैर आए काम कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे मैं कहूं कि आपसे मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स लगाती हैं, मस्कुलर फोर्स ऐसी फोर्स है जो बगैर कांटेक्ट में आए काम कर ही नहीं सकती। मान लीजिए मेरी मसल्स के अंदर कोई फोर्स है, ठीक है, मैं दबाऊंगा इसको तो कांटेक्ट आएगा ना, ठीक है। जब मैं चाहता हूँ ये कैप जो है पेन का ये हिल जाए, मुझे इसको लगाना पड़ेगा, तो मैं अपनी मसल्स से कर रहा हूँ ना, मतलब इसमें मस्कुलर फोर्स लग रही है ना, लेकिन ये कांटेक्ट में आने पे ही काम कर रही है। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहूँ ऐसे 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 करूँ तब ये नहीं काम कर पाएगी, ठीक है। मैं कुछ ऐसे करूँ कितने कुछ करूँ, लेकिन ये जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा मस्कुलर फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। जो कांटेक्ट में आके काम करे उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन तो पूरा चैप्टर है आगे। फ्रिक्शनल
फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स या हम इसको सिंपल बोलते हैं फ्रिक्शन, ये भी जब भी काम करता है जब कांटेक्ट में आती है कोई चीज़, ये भी जब भी काम करता है जब कोई चीज़ कांटेक्ट में आती है। जैसे ये है, मैं ऐसे ऐसे इस पर घिस रहा हूँ, ठीक है, मैं घिसता रहा हूँ और तेज़ी से करूँ तो मुझे हल्का सा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है, आप सर्दी में अपने हाथ घिसते हैं ना, ठीक है, अपने हाथ आप ऐसे सर्दी में ऐसे 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 आप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन कब आपने लगाया, ठीक है, जब कॉन्टैक्ट में आया, तभी तो लग पाएगा, तभी तो अप्लाई हो पाएगा, ठीक है जी, हो गई ये बात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऐसी वो फोर्सेस जो बगैर कांटेक्ट में आए, जो बगैर कांटेक्ट में आए काम करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट आप सबने देखा ही होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरे पास ये पेन है और ये मैग्नेटिक है और ये जो है ये आयरन का है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके बिल्कुल टच कर दूं, मैं सिर्फ इसके इतना पास भी ले आऊँगा, कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कैप इससे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको अच्छे से पता हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो बिल्कुल नया फोर्स आपके लिए हो सकता है, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक, एफ मतलब फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं लिख लूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा सुनिए, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लीजिए। देखिए, सन जो है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई तार बंधा हुआ है, कोई धागा बंधा हुआ है, क्यों कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बगैर कांटेक्ट में आए काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, मतलब चार्ज। जैसे आपने जो है कंघा लिया, आपने कॉम्ब लिया आपने, और अपने सूखे बालों में ऐसे ऐसे आपने किया, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप देर तक करेंगे, उसे घिसते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्ब है वो आपके बालों से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब जैसे ही आप अपने बाल उसके पास लाएंगे कॉम्ब, भाई ये ज़रूरी कॉल्स आ जाती हैं कुछ बीच में, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए भाई दोबारा से फ्लो बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको बताया कि कॉम्ब जो है वो आपके बालों से रगड़ खाएगा, उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक। ज़्यादा आगे डिटेल में है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। खत्म हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम एक एक करके ये सारी की सारी फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इस लेक्चर में हो सकता है कि पांचों फोर्सेस कवर ना हो, बीच में मुझे छोड़ना पड़े, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे आधे घंटे के ही लेक्चर्स हों ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मैं डालता हूँ हेडिंग मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो समझिएगा क्या है एक्चुअली मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज exerted by the muscles of the body, ठीक है। ऐसी फोर्स जो आपकी बॉडी की मसल्स से अप्लाई हो, जो आपकी बॉडी की मसल्स की वजह से लगे, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। बस खत्म हो गया खत्म, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, नंबर 2, ये ले लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स डालता हूँ हेडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, क्या है ये, सुनिएगा भाई, देखिए, फोर्स ऑलवेज opposes the motion, of one body over another body is called frictional force, ठीक है। अब सुनिएगा भाई, ऐसी फोर्स जो हमेशा मोशन के अपोजिट ही रहे। जैसे मेरा हाथ ही चाहता है कि मैं इधर से इधर आ जाऊं, स्लाइड करता हुआ,
लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ नहीं है। अगर ये शीशे का बना होता और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देता मैं, फिर बहुत स्मूथ हो जाता। ठीक है, मतलब ये है कि मुझे आगे कौन बढ़ने से रोक रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन का अपोज ही करेगा, हमेशा उसके खिलाफ ही रहेगा, हमेशा उसके खिलाफ ही रहेगा। उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा कब लगता है ये? कब लगता, बहुत ज़रूरी बात है ये, कब लगता है? जब दो फोर्सेस कांटेक्ट में आए। जब दो फोर्सेस कांटेक्ट में आए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज, कब लगेगा ये, कब निकलेगा फ्रिक्शनल फोर्स? अराइजेज ओनली व्हेन two objects are in टच। जब दो ऑब्जेक्ट टच में आएंगे तब ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? भैया बेसिक बात है, प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। ठीक है, तो मैं पेज पलट लेता हूँ, यहाँ पे मुझे जगह थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक, ओके। क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स? भैया जो मैग्नेट से लगे, जो मैग्नेट से निकले, वो होती है मैग्नेटिक फोर्स। आप सबको पता है ये बात। मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है, मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है, ये मैग्नेट है मेरे पास। ठीक है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और ये दूसरी मैग्नेट मैंने ले ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये एक दूसरे से अपोजिट जाएंगी, मतलब ये रिपल कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? रिपल। तो इनके अंदर क्या होगा? रिपल्शन होगा इनके अंदर। क्या होगा इनके अंदर? रिपल्शन। क्योंकि सेम पोल्स हमेशा रिपल करते हैं, सेम पोल्स हमेशा रिपल करते हैं। और अपोजिट पोल क्या करते हैं भैया? अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ नॉर्थ साउथ, तो ये अपोजिट पोल्स आ गए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। हाँ या ना? अट्रैक्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the force exerted by an electrically charged ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, एक ऐसा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही लगा पाएगा जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज वो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाए। मान लीजिए पेन है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो हम इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कब इकट्ठा होते हैं? जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरे से रगड़ते हैं, तब किसी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन सबके ऊपर इकट्ठा नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो देखेंगे क्या होता है भाई। जब आपने रब किया कॉम्ब को, कहाँ पे? अपने सूखे बालों में, इन ड्राई हेयर, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया आपका कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने फिर से रब किया, ठीक है, क्या रब किया आपने? बलून आपने बलून को रब कर दिया। ठीक है, रब बलून विद सिंथेटिक क्लोथ। आपने सिंथेटिक क्लोथ के साथ ये रब कर दिया। ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ मतलब आपको पता है जो पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो आपने सिंथेटिक क्लोथ को बलून के साथ रब कर दिया। ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ जैसे पॉलिस्टर या नाइलॉन ठीक है, उससे क्या होगा बेटा? उससे क्या, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उससे क्या होगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, बलून स्टिक टू द वॉल। बलून जो है जब आप दीवार के पास ले जाएंगे तो उस पर चिपक जाएगा। क्या आ रही है आपको बात समझ में? हाँ है ना?
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये जो टेक्निक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक जगह पे और इस्तेमाल करते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं पोल्यूशन को घटाने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, EF मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एयर पोल्यूशन घटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आपको आगे पता चल जाएगा, 100% पता चलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। ठीक है, तो चलते हैं भाई हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन टाइम हो चुका है ख़त्म। तो मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा फोर्सेज, फिर हम शुरू करेंगे प्रेशर। तो कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में सारा का सारा खत्म हो जाए। बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।